नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सीटेट का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम होने वाला है 31 जनवरी को। दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंसिपल के बारे में, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं प्याजे की थ्योरी से ये। और अगर मैं बात करूँ टोटल पेडागोजी की यानी एसएसटी पेडागोजी में और आपकी एसएसटी पेडागोजी में और आपकी हिंदी पेडागोजी में या आपकी सीडीपी में, तो इस एक अकेले प्रिंसिपल से हो सकता है आपके 3 से 4 क्वेश्चन लग जाएं। यानी ये प्रिंसिपल प्याजे जी का बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। दोस्तों इस वीडियो को देखें अंत तक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करें वीडियो को और शेयर भी करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिएगा आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्याजे जी का सिद्धांत। किसके सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम? प्याजे जी के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, यानी जिसको कहा जाता है संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्या कहा जाता है? प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत इसको कहा जाता है ये। और इसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, एमसीक्यू जो होंगे उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। लेक्चर नंबर आज हमारा क्या रहेगा? 1 रहेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं सबसे पहले कि जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसमें कॉग्निटिव वर्ड का मीन्स क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव, ये हमें देखना है। यानी इसका मीनिंग सबसे पहले हमें देखना है कि कॉग्निटिव का मीनिंग क्या है। अब देखिए समझे, कॉग्निटिव वर्ड कम्स फ्रॉम द कॉग्निशन। कॉग्निटिव वर्ड कहाँ से आया है? कॉग्निशन से आया है। कॉग्निटिव वर्ड कहाँ से आया है? कॉग्निशन से आया है। तो कॉग्निशन एंड कॉग्निशन रेफर्स टू द थिंकिंग। किसको रेफर करता है भैया? थिंकिंग को रेफर करता है। यानी कॉग्निशन का मतलब होता है सोचना। एंड ये कंप्लीटली अगर मैं बात करूँ तो ये किसको दर्शाएगा? मेमोरी प्रोसेस को। एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन दीज प्रोसेस। यानी एक लंबी अवधि के दौरान जो चेंजेस देखने को मिलते हैं एक प्रक्रिया के दौरान, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कोग्निटिव डेवलपमेंट कहलाते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की जानकारी सब कुछ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चले दोस्तों, यानी कोग्निटिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में सोचना। कॉग्निटिव का मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना। एक मेमोरी प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया? जो एक लंबी अवधि तक चले। कैसी प्रक्रिया? जो एक लंबी अवधि तक चले। चले दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं कॉग्निशन का और स्पष्ट तरीके से अर्थ क्या होगा। चलिए दोस्तों देख लीजिएगा। कॉग्निशन, ये जो कॉग्निशन वर्ड आपको दिख रहा है जिसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञान। क्या कहा जाता है? संज्ञान। दैट इज द कम्प्रीहेंसिव एंड द परमानेंट नॉलेज ऑफ द एनिमल फ्रॉम विच इट रिसीव थ्रू द एटमोस्फेयर स्टिमुलेटिंग द वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड। यानी संज्ञान प्रणाली का व्यापक, संज्ञान जो प्रणाली होती है इसमें आपको क्या क्या चीज़ समझनी है उस बात को समझिए। देखिए संज्ञान प्रणाली का एक तो व्यापक, ये चीज़ आपकी समझने वाली है, व्यापक और स्थायी ज्ञान। कैसा ज्ञान दोस्तों? स्थायी ज्ञान, जिससे वह वातावरण के, जिससे वह क्या करे? वातावरण का क्या करना उसको? एक तो वातावरण आपको ध्यान में रखना है, वातावरण का उद्दीपक जगत और बाह्य जगत के माध्यम से जो भी चीज़ वो ग्रहण करता है, जो भी चीज़ क्या करता है? ग्रहण करता है। जो भी चीज़ वो क्या करता है दोस्तों? ग्रहण करता है। वो किसके अंतर्गत आती है? वो किसके अंतर्गत आती है? कॉग्निशन के अंतर्गत आती है। बात समझ में आ गई? चलिए बढ़े आगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं बुजुर्ग व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे पक्का। चलिए नहीं दिखाई दे रहे तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारे प्याजे साहब हैं जो बहुत ही खिलखिलाते से हंसते हुए चेहरे आपके सामने, इनको आपका चेहरा मतलब इनका चेहरा आपको दिख रहा होगा, सॉरी। तो ये प्याजे जी हैं। और प्याजे जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात इनकी जो लाइफ के बारे में बात करूं, इन किसके बारे में? लाइफ के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1896 में, यानी 1896 में इनका जन्म हुआ था। और 1980 में इनकी डेथ हो जाती है। यानी कितने वर्ष जीते हैं दोस्तों? ये कितने वर्ष जीते? 90। जो जिस व्यक्ति का जन्म 1896 में हुआ, 4 साल ये और 80, यानी कितने साल उनकी एज हुई? 84 वर्ष की आयु में ये इनकी डेथ हो जाती है। रेजिडेंट कहाँ से थे भाई? कहाँ के रहने वाले थे ये कहाँ के रहने वाले थे? बात को समझे,
ये थे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। अगर इनका क्वेश्चन पूछ ले कि जो पियाजे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो स्विट्जरलैंड के। इन्होंने अपने इस कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में वो कौन कौन सी बात कही है, इस बात को अगर मैं समझने का प्रयास करें आप लोग, तो देखिएगा वो हो गई आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि बच्चा किस तरीके से एक नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, उसका निर्माण करता है। यानी बच्चा जो है कंस्ट्रक्टर का काम करता है, यानी निर्माणकर्ता का काम करता है। तो ये बात इन्होंने समझाने का प्रयास करा है। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरी आती है आपकी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी क्या है, यानी अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का कितना प्रभाव किसी बच्चे पर पड़ता है, ये बात भी अति महत्वपूर्ण है किसके, पियाजे की थ्योरी में। नेक्स्ट देखिएगा, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, ये आपको पता लगेगा ही। नेक्स्ट ईगोसेंट्रिज्म, ऑब्जेक्ट परमानेंसी एटसेट्रा। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि बच्चा, एक उम्र आती है बच्चे की, जिस उम्र में बच्चा क्या होता है, बच्चा अहमवादी हो जाता है, यानी हर चीज़ को अपने बारे में सोचता है। अहमवादी का मतलब समझते हो, ये मेरी है। एक उम्र में बच्चा ना ये मेरी है, ये मम्मी की है ना, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसे नहीं दूंगा, ऐसे करके करने लग जाता है ना बच्चा। बच्चा जब ऐसी कंडीशन में ऐसे करने लग जाए, अपनी वस्तु को दूसरे को ना दे, सभी की वस्तु को अपनी वस्तु समझे, उसे बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब अहमवाद, ठीक है। दूसरा परमानेंसी, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब क्या है, आगे बताया जाएगा कि किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु की पिक्चर जब किसी बच्चे के माइंड में परमानेंट फिक्स हो जाती है, तो वो वस्तु अगर उससे दूर हो जाए तो उसके प्रति वो रोएगा, चिल्लाएगा, तो उसकी जिद करेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ओके, चलिए दोस्तों बढ़े। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं, यानी इसमें और कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको बताया गया है, बात को समझने का प्रयास करें। विच इंक्लूड्स द मेंटल सॉल्यूशन। कौन से दोस्तों, मेंटल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है, मेंटल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में क्या आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, कह देना कि पियाजे जी की बात है। जनरलाइजेशन की बात आएगी, कह देना कि पियाजे जी ने कहा है। ओके, क्रिएशन की बात आएगी तो कह देना किसने कहा है, पियाजे जी ने कहा है। एवरी ऑब्जर्वेशन लर्निंग बाय वाचिंग, यानी जो भी वो देखकर सीख रहा है। दीज एक्शंस आर इंटरलेटेड। कैसे होते हैं, इंटरलेटेड होते हैं, अंतर संबंधी होते हैं, ठीक है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं, जीन पियाजे इज कॉल्ड द फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। जीन पियाजे को क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। जीन पियाजे कॉल्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी, इनको साइकोलॉजी का पितामह कहा जाता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी स्टडीज फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम प्रेगनेंसी टू ओल्ड एज। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिस इज नॉट ऑल इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी बात इंपॉर्टेंट, कि जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट प्रेगनेंसी से लेकर, कहाँ से लेकर दोस्तों, प्रेगनेंसी से लेकर ओल्ड एज तक चलता है। यानी बच्चा जब प्रेग्नेंट लेडीज़ के पेट में होता है, यानी माँ के गर्भ में होता है, जब वो फोर्ट होता है, भ्रूण होता है, तब से उसका विकास होने लगता है और उम्र, एक बूढ़ी उम्र तक भी उसका विकास होता रहता है, ठीक है। चले आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात को बताने का प्रयास करेंगे। द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट आर द रियली द मेन फोकस ऑफ पियाजेस कोग्निटिव थ्योरी। यानी एक चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पियाजे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट दोस्तों, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, यानी जो लॉन्ग टर्म का डेवलपमेंट है वही पियाजे की थ्योरी को दर्शाने का काम करेगा। पियाजे की थ्योरी जो है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट की। जीन पियाजे स्टडीज एज ओवन चिल्ड्रन फॉर 15 ईयर्स। देखिए महत्वपूर्ण बात, इनके जीवन की महत्वपूर्ण बात कौन सी है, उस बात को समझे। यानी अपने खुद के बच्चे पर इन्होंने 15 साल तक, कितने साल तक दोस्तों, 15 साल तक खुद के बच्चों पर अध्ययन किया, जिससे ये पता लगाया कि बच्चे की किस उम्र में कैसे कैसे ग्रोथ होती है। ये सारी बातों को पता लगाने का काम किया। एंड स्टडीज एन अकाउंट ऑफ हाउ चिल्ड्रन एंड यूथ ग्रेजुअली बिकम ऑल्सो बी थिंक लॉजिकली एंड साइंटिफिकली। यानी इन्होंने ही स्टडीज अकाउंट ऑफ हाउ चिल्ड्रन कैसे बच्चा लॉजिकली क्या करता है, हाउ चिल्ड्रन कैसे करता है, लॉजिकली थिंकिंग करता है, साइंटिफिकली सोच पाता है। इन सारी बातों का पता लगाया किसने भैया, पियाजे जी ने, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात अगर करें, आफ्टर ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन क्लोजली, बच्चों को बहुत करीब से अध्ययन करने के बाद, यानी बिल्कुल करीब से उन्होंने अध्ययन किया। कैसा अध्ययन किया दोस्तों,
बिल्कुल क्लोजली उन्होंने अध्ययन किया। ठीक। पियाजे प्रपोज दैट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू द डिस्टिंक्ट स्टेज। डिस्टिंक्ट स्टेज मतलब ऐसी स्टेज जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देगी। फ्रॉम बर्थ टू द एंड ऑफ द एडोलेसेंट, यानी फ्रॉम द बर्थ और एंड ऑफ द कहाँ तक, एडोलेसेंट, जब वो बच्चा वयस्कता को प्राप्त करता है। ठीक है, कहाँ, एडोलेसेंट तक। क्लियर है। अब देखिए बाय स्टेजेस इज मीन, उनका जो स्टेज का मीन्स क्या है, सीक्वेंस ऑफ थिंकिंग, यानी बच्चा किस किस उम्र में कैसे कैसे सोचने लग जाता है, उसको एक क्या करा इन्होंने, सीक्वेंस दिया है। क्या दिया भाई, सीक्वेंस दिया है। बेसिकली दिस इज द स्टेयरकेस। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है कि स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस का मतलब समझते हो, स्टेयरकेस का मतलब समझते हो क्या होता है, अभी बताता हूँ आपको। स्टेयरकेस का मतलब होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। स्टेयरकेस का मतलब होता है कि बच्चा पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, सॉरी यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। बिल्कुल एक सीढ़ी नुमा उसका विकास होता है। सीढ़ी नुमा क्या होता है, उसका विकास होता है। क्लियर भाई, समझ पाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और आगे की। अब कुछ ऐसे की फीचर्स के बारे में हम लोग जानकारी अर्जित करेंगे। जानकारी अर्जित करेंगे जो की फीचर्स होते हैं। भाई की फीचर्स कौन कौन से हैं सर जी, बताइएगा। बिल्कुल बताएंगे भी। की फीचर्स देखिए, दे ऑलवेज हैपन इन द सेम ऑर्डर। एक बात महत्वपूर्ण, सबसे पहली बात, पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो भी होगा वो एक सेम ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में उसका विकास होगा। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से सीधा बुढ़ापे में चला जाएगा, उसका एक निश्चित क्रम में विकास होगा। ठीक है। नो स्टेज इज एवर एस्केप्ड, मतलब किसी भी स्टेज को छोड़ा नहीं जा सकता, उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ईच स्टेज इज सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जो प्रत्येक स्टेज है वो क्या है, सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में वो बच्चा क्या होगा, ट्रांसफर होगा। क्लियर है। इच लाटर स्टेज मतलब बाद वाली जो स्टेज होगी, जो लाटर स्टेज होगी, जो बाद वाली स्टेज होगी, इनकॉर्पोरेटेड, वो एक दूसरे से जुड़ी होगी अर्लियर स्टेज, पहली वाली। कैसी वाली स्टेज, पहली वाली स्टेज से क्या होगी दोस्तों, वो कोरिलेटेड होगी। कैसी होगी, कोरिलेटेड होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अ चाइल्ड्स इंटेलिजेंस डेवलप्स अलॉन्ग विद एज। ये महत्वपूर्ण बात है। यह क्वेश्चन से, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और 2019 में पूछा है। ठीक है, देख लीजिएगा। यानी इंटेलिजेंस और एज दोनों एक साथ चलती हैं, यानी जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेलिजेंस भी बढ़ती रहेगी। क्लियर है, समझ में बात आ रही है यहाँ तक। ओके चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। अब मैं आपको दिखाऊं, देखो कैसे यहाँ पर ये देखेगा, ये चला कैसे यहाँ पर भैया, ये तीर ऊपर को जा रहा है। तीर कैसे जा रहा है, तीर का क्या कारण है भी, क्या बताया जा रहा है तीर के द्वारा। तीर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो ये आप देख पा रहे हो, जो ये कोग्निटिव डेवलपमेंट और इंक्रीजमेंट इन एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे पहले 0 का था, फिर 5 का हुआ, फिर 10 का हुआ, 15 का हुआ, 20 का हुआ और 25 का हुआ। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे क्या होता गया दोस्तों, वैसी वैसी डेवलपमेंट भी आगे बढ़ता गया। यानी पियाजे जी ये बताते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे के विकास में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है भाई, समझ में बात आई। ओके बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं उन डिस्टिंक्ट स्टेजेस की जिन स्टेजेस का जिक्र पियाजे साहब ने किया है। देखिए पियाजे प्रपोज्ड 4 मेजर स्टेजेस। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कितनी स्टेजेस दोस्तों, 4 मेजर स्टेजेस मतलब 4 स्टेजेस हैं जो उन्होंने बताई हैं। वो कौन कौन से स्टेज हैं। सबसे पहले स्टेज जो आपको पता करनी है, बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले स्टेज एक सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। दूसरी आपकी, ठीक है, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्लियर, और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बात समझ में आ गई। अब यहाँ महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2 वर्ष के मध्य होती है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 से 7 वर्ष के मध्य होती है। यानी 2 से 7 वर्ष की जो पीरियड होता है उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है पियाजे जी ने। 3 से देखिए तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 वर्ष के मध्य होगी, और चौथी जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगी वो 11 से अडल्ट एज तक, जब तक बच्चा जवान नहीं हो जाता, जब तक वयस्क नहीं हो जाता तब तक वो चलती रहेगी। और इच स्टेज इज कोरिलेटेड विद एन स्टेज पीरियड ऑफ ए चाइल्डहुड बट ओनली अप्रोक्सीमेटली। यानी एक महत्वपूर्ण बात है,
इन्होंने भी ये बात कही है कि ये जरूरी नहीं है कि यही एज हो, किसी बच्चे का विकास तेजी से हो सकता है, किसी बच्चे का विकास लेट हो सकता है। तो ये कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है किसी बच्चे में वो गुण जो 2 वर्ष में आने थे उसके 1 वर्ष में आने लग जाए। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है पियाजे जी के अनुसार। ठीक है भाई, बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रही आपकी पियाजे यानी पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उन्होंने इसमें जो बहुत सारी बातें बताई हैं उनको समझिए कौन कौन सी हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं देखिए, समझे भाई। वो है ये रही आपकी ये जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, एक तो स्टेजेज हैं और आपकी प्रोसेस हैं। स्टेजेस की बात करें तो सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल स्टेज है। दूसरा यह स्कीमा की बात करता है, सिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से देखिएगा यानी पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से भी समझिएगा यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन से 7 से 11 और 11 से एडल्ट तक ये आपकी हो जाएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस। ओके, चलिए बढ़े आगे। अब महत्वपूर्ण बात और जो स्टेज 1 सेंसरी मोटर स्टेज क्या कहती है? सेंसरी मोटर स्टेज ये कहती है इन दिस स्टेज द इन्फेंट थिंग्स। जो बच्चा है वो क्या करता है? सोचता है। कैसे सोचता है सर जी? इतना छोटा सा बच्चा 0 से 2 वर्ष का अवस्था मतलब बच्चा जो है कैसे सोचेगा? अरे भाई सुन लो भाई, कैसे सोचेगा? वो अपने सेंसेस से सोचेगा। सेंसेस एंड मोटर एक्शंस, सेंसेस और मोटर एक्शन के माध्यम से सोचेगा। सर जी ये क्या है? सेंसेस मतलब जैसे कान दिए हैं, नाक दिए हैं, मुंह दिया है, हाथ दिए हैं पकड़ने के लिए। इन सभी चीज़ों से हर चीज़ को देखकर, पकड़कर, सुनकर सब चीज़ के बारे में पता चलाएगा। यानी उसके जितने भी सेंसेस ऑर्गन होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उनका प्रयोग करके बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में सीखता है। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी बात होती है जो होती है और बच्चे के बारे में देखने को आपको मिलेगी, वो देख के कौन कौन सी है। सबसे पहली बात आप लोग देखें, सबसे पहली बात तो आपकी है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। यानी बच्चे को कोई खिलौना थमा दिया आपने और उस खिलौना आपने पहले तो खिलौना उस बच्चे को दिखाया, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद क्या होता है? उस बच्चे से उस खिलौनों को छीन लिया जाता है। तो देखते हो आप, जब उस बच्चे से उस खिलौनों को छीना जाता है तो वह क्या करता है? रोने लगता है। क्या करता है? वो क्राई करने लगता है, मतलब रोने लग जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ से पता चलती है कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाती है। दूसरी बात ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है बच्चा जो भी दुनिया में देखता है सब कुछ अपनी समझता है। दूसरी बात, उसको ऐसा लगता है कि जैसा मैं चाहता हूँ दुनिया वैसे करे, जैसा मैं चाहता हूँ दुनिया वैसे करे। तो भैया ये आता है आपका ईगोसेंट्रिज्म। मतलब बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, इट इज़ अ पीरियड ऑफ अ रैपिड कॉग्निटिव ग्रोथ। यहाँ रैपिड, ये बात देखो, इसको आप हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको रैपिड को भी लेना भूल गया। रैपिड यानी रैपिड कॉग्निटिव ग्रोथ इसमें होती है। किसमें होती है भाई? रैपिड कॉग्निटिव ग्रोथ होती है किसमें? सेंसरी मोटर स्टेज में। किसमें दोस्तों? सेंसरी मोटर स्टेज में। बात समझ में आ रही है भाई? चलिए अब आगे कौन कौन सी बातें हैं उस बात को भी समझे। चिल्ड्रन यूटिलाइज स्किल्स, अपनी स्किल्स को क्या करता है? चिल्ड्रन यूटिलाइज करता है, अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करता है। और क्यों? कौन सी एबिलिटीज़ को? वर्म बोर्न विद सच एज लुकिंग, जिनके साथ वो बोर्न करता है, जिनके साथ वो जन्म लेता है। जैसे आँखों के साथ उसने जन्म लिया तो आँखों के साथ देखना प्रारंभ करा। ठीक है, उसने सकिंग चूसना, ठीक है, ग्रास्पिंग पकड़ना, ओके, लिसनिंग सुनना। इन सभी का प्रयोग करके बच्चा सीखना चाहता है और सीख जाता है। क्लियर है भाई? बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो कितने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से बच्चे आपको दिखाई जा रहे हैं। कितने नन्हे नन्हे बच्चे आपको प्यारे से दिखाए जा रहे हैं। अब ये बच्चा क्या कर रहा है समझे? ये बच्चा अपनी आँखों का प्रयोग कर रहा है और आँखों से इन खिलौनों को क्या कर रहा है? देख रहा है। इन खिलौनों क्या कर रहा है मेरे दोस्तों? देख रहा है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है? अंगूठा चूस रहा है। अंगूठा चूस रहा है यानी वो सारे काम करते हैं बच्चे 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, यानी सेंसरी मोटर स्टेज में। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे सारे वो काम करते हैं। यानी जैसे बच्चे का अंगूठा चूसना,
ठीक है। बच्चों को इन खिलौनों को पकड़ना, इन खिलौनों को पकड़ना, अपने हाथों का प्रयोग करना, अपनी आंखों का प्रयोग करना, तो ये सारे काम किस में करता है? सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़े आगे। आगे देख लीजिएगा। अब बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज की। कौन सी? यानी वो स्टेज जो ऑपरेशन से पहली है। ऑपरेशन से पहली मतलब सर जी क्या इसमें भी आप किसी का ट्रीटमेंट करोगे, ऑपरेशन कराओगे? नहीं भैया, यहाँ प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है एक बार समझ ले गौर से। इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्व बाल्य अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में पूर्व बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था। ठीक है, इसको पूर्व बाल्य अवस्था कहा जाता है। ओके, चलिए बढ़े आगे, समझिएगा आगे। द एज ऑफ टॉयज इज कॉल्ड दिस स्टेज। महत्वपूर्ण बात और समझने लायक बात देखिए, द स्टेज ऑफ टॉयज यानी इसको खिलौनों की उम्र कहा जाता है। 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चा खिलौनों से खेलने लग जाता है। जब खिलौनों से खेलता है बच्चा तो क्या होगा? इसको खिलौनों की एज कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिएगा, लर्न्स थ्रू द स्टिमुलेशन फ्रॉम टॉयज इन कॉन्टेक्ट विद अदर्स। यानी बच्चा जो है वो टॉयज के संपर्क में आकर और कॉन्टेक्ट विद अदर्स, दूसरों के संपर्क में आकर सीखता है। ठीक है, बेबी, अब बेबी जो है वो क्या करता है? काउंटिंग को सीख जाता है, पहली बात। आइडेंटिफाई करने लग जाता है, मतलब किसी चीज़ को पहचानने लग जाता है, जैसे वो कलर को पहचानने लग जाता है। ठीक है, कीपिंग थिंग्स, सॉरी इसको हम पीछे को देखो, कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर। कीपिंग थिंग्स कहाँ दोस्तों? ऑर्डर। वो चीज़ों को ऑर्डर में, क्रम में रखने लग जाता है। क्रम में मतलब क्रम में कैसे रखने लग जाता है? जैसे देखिए, क्रम में मैं आपको बताता हूँ कैसे रखने लग जाता है। सपोज दैट ये बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है और ये भी एक बॉक्स है। यानी उसे ये पता है कि सबसे बड़े वाले को पहले नंबर पर रखना है, सबसे बड़े वाले को पहले नंबर पर रखना है। तो यानी इसमें 1 नंबर पर रखेगा, इसे 2 नंबर पर रखेगा, इसको तीसरे नंबर पर रखेगा और इसे चौथे नंबर पर रखेगा। तो ये सीक्वेंस बच्चे को पता लग जाता है कि वो कैसे उसको सीक्वेंस में रख सकता है। ओके, क्लियर है अभी सभी को? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, बेबी काउंटिंग मतलब बच्चा क्या करने लग जाता है भाई? यहाँ बच्चा काउंटिंग कर रहा है, बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है चीज़ों को, कलर को पहचान रहा है, कीपिंग थिंग्स इन अ माइंड इन ऑर्डर, हैविंग नॉलेज ऑफ लाइट एंड हैवी। यानी वो बच्चा क्या करने लग जाता है दोस्तों? कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ हल्की है, इस बात का पता करने लग जाता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी दोस्तों पता उसके अंदर क्या कमी रहती है? वो बच्चा नॉन रीजनेबल आंसर करता है। नॉन रीजनेबल आंसर करता है मतलब बच्चे से कुछ भी पूछने लगो वो ऐसा आंसर देगा जिसका कोई रीजन ही नहीं होगा, बस नॉन वैसे जो आंसर उसके मुंह पाया वो उसने बोल दिया। मतलब यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कौन सी स्टेज में दोस्तों? प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा, चलिए आगे चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया, देखिए याद रहे। अब आगे द ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? द ऑब्जेक्ट बिकम्स अ फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी। जो ऑब्जेक्ट है वो फीलिंग स्टेबिलिटी उसके अंतर्गत आ जाती है। सिंबॉलिक थिंकिंग इज फाउंड, सिमुलेशन मॉडेस्टी इज फाउंड। मतलब क्या सर जी? मतलब बताता हूँ इसको क्या क्या पुकारा जाता है और इस चीज़ को देख लीजिएगा। देखो, एक तो दिस स्टेज ऑल्सो नोन एज द प्री चाइल्डहुड पीरियड, प्री चाइल्डहुड पीरियड इसको कहा जाता है। दूसरा, इट इज़ द क्रूशियल स्टेज फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा हुआ है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव पीरियड है वो कौन सा है? तो आपका आ जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। दूसरा, इरिवर्सिबिलिटी एंड ऑर्गेनिज्म अराइजेज। इरिवर्सिबिलिटी एंड ऑर्गेनिज्म अराइजेज, जो इरिवर्सिबिलिटी का गुण है, इरिवर्सिबिलिटी का गुण और ऑर्गेनिज्म अराइजेज होने लगते हैं। अब इरिवर्सिबिलिटी क्या है सर जी? इरिवर्सिबिलिटी ये है मेरे दोस्तों कि वो बी को समझेगा डी, एम को समझेगा डब्लू। बात समझ में आ रही है? एम को डब्लू समझ लिया, बी को डी समझ लिया। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों? इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है, वो चीज़ों को मतलब नहीं उल्टा समझ लेता है। इसे बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या बोलते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी इसको बोला जाता है। समझ में बात आ गई? ओके, चलिए अब इसमें यानी अब तक भी उसके अंदर क्या रहता है? ईगो सेंट्रिज्म रहता है। अभी भी उसके अंदर क्या है? ईगो सेंट्रिज्म में अहमवाद अभी भी है उसके अंदर।
ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब स्टेज आती है आपकी कौन सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। कॉन्क्रीट से मतलब होता है जो भौतिक चीज़ें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। कॉन्क्रीट मतलब जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, देखिए अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, इन दिस स्टेज यानी इस स्टेज में बच्चा लॉजिकली थिंकिंग बिगिंस, बच्चा लॉजिकली सोचने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, बट द चाइल्ड थिंकिंग इज लिमिटेड ओनली टेंजेबल पर्सिबल। एक तो जो चीज़ें टेंजेबल होंगी जिनको छुआ जा सकता है, क्या करा जा सकता है दोस्तों, जिनको छुआ जा सकता है उनके बारे में वो केवल जानकारी अर्जित करेगा। ठीक है, दूसरा, ही लर्न्स टू कंपेयर, डिफ्रेंशिएट, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। मतलब क्या चीज़ इक्वली है, क्या चीज़ इनइक्वल है, उनके बीच में अंतर वो करने लग जाएगा। किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। बात समझ में आ रही है। टू थिंग्स, जो भी दो वस्तु होंगी। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टेट ऑफ टेंजिबल थिंकिंग। इसीलिए इसको टेंजिबल थिंकिंग की स्टेज कहा जाता है, इसलिए इसको टेंजिबल थिंकिंग की स्टेज कहा जाता है दोस्तों। ओके, बात समझ में आ गई, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिएगा, ही लर्न्स टू कंपेयर, डिफरेंस, इक्वेट, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी बिटवीन टू थिंग्स प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ हिम। जो भी उसके सामने होता है उनमें वो डिफरेंट करने लग जाता है। डिवर्सिफाई बिटवीन द राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, इस बात का पता करने लग जाता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टेट ऑफ टेंजिबल थिंकिंग। चाइल्ड्स बिकम एबल टू टेल डे। देखिए यहाँ तक समझिए इस बात को, ये बात अति महत्वपूर्ण है। यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में टेल डे, बच्चा क्या करने लग जाता है, दिनों को बताने लग जाता है। ठीक है, डेट को बताने लग जाता है, टाइम को बताने लग जाता है। बात समझ में आ रही है। यानी आपका डे है, डेट है और आपका टाइम है, इनको बताएगा। मंथ के बारे में बताएगा, जनवरी का महीना है या फरवरी का महीना है। ईयर के बारे में बताएगा कि कौन सी सन चली है, 2007 चली है, 2008 चली है, 2020 या 21 चली है। ठीक है, और दूसरा, रिवर्सिबिलिटी सॉल्यूशन इज फाउंड। यानी जो बच्चा आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबिलिटी में आ रहा था, बी को डी समझ रहा था, डी को ई समझ रहा था, यानी ठीक है। और एक बात और, रिवर्सिबिलिटी का मतलब भी आपको बताऊं, वो इसमें सॉल्यूशन मिल जाता है उसको। यहाँ इस उम्र में आकर बच्चा इरिवर्सिबिलिटी को दूर कर देता है, यानी उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती। अब उसको पता है कि ए के बाद क्या रखना है, उसको पता है कि ए के बाद बी को रखना है, फिर सी को रखना, फिर डी को रखना, वो सारी जानकारी उसको होती चली जाती है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज दोस्तों, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जैसा कि आपको दिख रहा है कि फॉर्मल स्टेज जो होती है वो 11 से अडल्ट एज के बीच में होती है। 11 से अडल्ट एज के बीच में फॉर्मल स्टेज होगी। फॉर्मल स्टेज होगी 11 से अडल्ट एज के मध्य होगी। चलिए बढ़े आगे। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो स्टेज है, ये यहाँ ये गलत हो गया है, इसको आप थोड़ा सा समझें। ये वाला जो है ये स्टेज है। बात समझे आगे। आफ्टर 12 ईयर्स इन दिस स्टेज अलॉन्ग विद टेंजिबल आइडल। देखिए टीन एज मतलब जब बच्चा वयस्कता में आता है, अवयस्क में आता है, किशोर अवस्था में। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो भावनात्मक चीज़ें होती हैं, बच्चा उनको रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। जैसे दुख का बारे में जानना, सुखी के बारे में जानना, ठीक है, दुखी के बारे में जानना, सुख के बारे में जानना, खुशी के बारे में जानना, गम के बारे में जानना, लव के बारे में जानना, यानी प्यार के बारे में जानना, सभी के बारे में बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जानने लग जाता है। देख सकते हैं सबसे खतरनाक पीरियड है भाई ये। भावनात्मक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, यानी इमोशनल के रेफरेंस में अगर मैं देखूं, तो ये सबसे ज़्यादा, ये जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है, इसलिए ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टेट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लॉजिकल थिंकिंग के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है, लॉजिकल आंसर देने लग जाता है। इन दिस स्टेट मेंटल एबिलिटी आर फुली डेवलप्ड। मेंटल एबिलिटी जो है वो मेंटल एबिलिटी कैसी हो जाती है दोस्तों, फुल्ली डेवलप्ड हो जाती हैं। परसेप्चुअल थिंकिंग इज फाउंड इन दिस स्टेज। जो परसेप्चुअल थिंकिंग है वो भी इस स्टेज में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ओके,
चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखें, देयर इज अ वैरायटी ऑफ टर्म्स पियाजे यूज्ड इन दिस थ्योरी एक्सप्लेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाउ इट इज अचीव्ड एट डिफरेंट स्टेज। मतलब पियाजे ने इन सभी चीज़ों को समझाने के लिए बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जिनको यूज़ किया है। वो कौन कौन से टर्म्स अभी उन टर्म्सों को भी देख लेते हैं। ये पहला टर्म्स तो आपका है स्कीमा। कौन सा है? पहला टर्म कौन सा अभी? स्कीमा है। यानी सबसे पहले स्कीमा की बात करेंगे, स्कीमा का इन्होंने जिक्र किया है। दूसरा टर्म्स क्या है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है इस बार को आपको बताया जाएगा। एकोमोडेशन क्या है इस बात को मैं आपको बताऊंगा। और इक्विलिब्रियम। यानी दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि 4 शब्द ऐसे हैं, 4 टर्म्स ऐसे हैं जिनको पियाजे जी ने इस्तेमाल किया है। ये बहुत बार एग्जामिनेशन पूछता है कि निम्न में ऐसा कौन सा है जो पियाजे से संबंधित नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू द पियाजे, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़िए भाई, बढ़िया, आगे बढ़िए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सबसे पहले बात करेंगे स्कीमा के बारे में। स्कीमा इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ द मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस रिक्वायर्ड इन द अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। देखिए स्कीमा किस का बात करता है? स्कीमा जो बात करता है किसके बारे में दोस्तों? स्कीमा बात करता है मेंटल एंड फिजिकल जो एक्शन होते हैं, मेंटल और फिजिकल जो एक्शन होते हैं उन सभी के बारे में बात करता है। जो भी उसको क्या होता है दोस्तों उसको समझ में आता है। आगे, इट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए माइंड। ये माइंड का एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसमें चीज़ों को संजो कर रखा जाता है। ठीक है, चलिए। स्कीमा इज ए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट नॉलेज अबाउट एवरीथिंग दैट वी नो अबाउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग वन सेल्फ, अदर एटसेल्फ। देखिए एक बात आप समझे दोस्तों गौर से। क्या बात आपको गौर से समझनी है, बड़े तरीके से आपको उसको समझना है, उस चीज़ को आप लोग देखिएगा। यानी स्कीमा जो होता है, स्कीमा ऐसा है, सपोज दैट आपने जो भी चीज़ देखी और उसका पिक्चर जो भी आपने अपने माइंड में कर लिया, संजो लिया, स्टोर कर लिया, वो आपका क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? वो स्कीमा कहलाएगा। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आगे की कहानी को देखते हैं। A schema is a description of both the mental and physical actions required in the understanding and knowing. It is a building block। ये मैं आपको करा चुका हूँ। चलिए बढ़े आगे। देखिए अकॉर्डिंग टू पियाजे, यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू पियाजे ओवन डेफिनेशन ऑफ स्कीमाज फ्रॉम हिज 1952 बुक। 1952 में जो उन्होंने बुक लिखी थी उसमें कहा था द ऑर्गन ऑफ इंटेलिजेंसी इन चिल्ड्रन। यानी बच्चे की जो इंटेलिजेंसी के जो ऑर्गन होते हैं वो बच्चे में कैसे डेवलप होते हैं, सारी चीज़ किसमें इन्होंने बताई है। ओके, बढ़े आगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एसिमुलेशन की। एसिमुलेशन कौन सी स्टेज होती है? व्हेन यू टेक इन अ न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एग्जिस्टिंग स्कीमा यू आर एसिमुलेटिंग। यानी जब आपके माइंड में एक नया पहला स्कीमा बन चुका है, जब एक नई चीज़ आप देखते हो तो नई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप पुराने स्कीमा को यूज़ करते हो। ठीक है, यू आर इसेंशियली यूजिंग ए प्री एक्सिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू एक्सपीरियंस, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट आइडिया। अब चले दोस्तों इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को कैसे समझे, आइए देखते हैं। देखिए यानी देखो दोस्तों, एक बच्चे ने खिड़की से देखा तो एक आसमान में कोई चीज़ उड़ती हुई जा रही थी तो उसने उसको क्या नाम दिया? उसने कहा मम्मा बर्ड जा रही है। क्या जा रही है? बर्ड जा रही है। लेकिन मम्मा ने कहा बेटा ये बर्ड नहीं है। बर्ड नहीं है मतलब ये क्या है? ये है बेटा एरोप्लेन। क्या है? एरोप्लेन। यानी ये एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन उसने ऐसा देखा, ठीक है। अब उसने कुछ ऐसी सी चिड़िया देखी थी। अब ऐसी उसने चिड़िया देखी थी, ठीक है, ऐसी उसने उड़ती हुई क्या देखी थी? ऐसी सी उसने चिड़िया देखी थी। तो जब ऐसी उसने चिड़िया देखी थी, ऐसे एरोप्लेन, तो उसके माइंड में बड़े कन्फ्यूजन हुआ। यानी पुराने स्कीमा के आधार पर उसने आसमान में उड़ता हुआ देखो, उसको चिड़िया कह दिया। तो अब ये कहानी बयां करती है आपके लिए, व्हेन यू टेक ए न्यू इन्फॉर्मेशन, जब आप नई जानकारी अर्जित करते हैं रिगार्डिंग योर एक्सिस्टिंग स्कीमा, वह स्कीमा जो आपने अपने माइंड में बनाया हुआ है, यू आर एसिमुलेटिंग। तो दोनों को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हो। दोनों जानकारियों को आप मिला रहे हो, उसी को कहा जाता है एसिमुलेटिंग। क्या दोस्तों कहा जाता है मेरे दोस्तों? उसी को कहा जाता है एसिमुलेटिंग। सपोज दैट, यानी एक ये जानकारी थी और एक ये जानकारी थी।
दोनों को आपने कहा क्या काम करा, इस जानकारी को और इस जानकारी को आपस में क्या कर रहे हो आप, मर्ज कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो आपस में जोड़ने का काम कर रहे हो। ये वाला इसको आपने जोड़ दिया, ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, एसिमुलेशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए बढ़े आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन क्या है? एसिमुलेशन इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। एसिमुलेशन तो पहला पड़ाव है किसी भी नई जानकारी को प्राप्त करने का। विद एकोमोडेशन एडिंग अनदर सॉल्यूशन इफ द अबव इज इनसफिशिएंट। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि यदि मतलब नई इन्फॉर्मेशन कुछ अलग है और उसका समाधान नहीं, उसका वो नहीं मैच खा रही उस चीज़ से, तो एकोमोडेशन उसको एकोमोडेट करके उसको समायोजित करके एक नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करती है। नई इन्फॉर्मेशन को क्या करा जाता है दोस्तों, एक न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है। अकोमोडेटिंग एडिशन अनोदर सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, अनोदर सॉल्यूशन। इन एकोमोडेशन यू ट्राई टू मॉडिफाई योर एक्सिस्टिंग स्कीमा दैट आइडियाज। यानी आप क्या करते हो, आप क्या करते हो दोस्तों, मॉडिफाई करते हो योर आइडियाज एक्सिस्टिंग स्कीमाज। यानी जो आपने मन में एक पिक्चर बना रखी है कि इस प्रकार के जितने भी चीज़ होंगी वो सब क्या होंगे दोस्तों, क्या होंगे वो ये चीज़ होंगी। बच्चे ने जैसे बचपन में सबसे पहले देख लिया आलू, उसने देखी गोल चीज़ आलू, क्या देखा आलू, लेकिन उसने उसके बाद उसको उसकी मम्मी ने दिया उसको सेब, क्या एप्पल, लेकिन एप्पल को देखकर भी वो क्या कह रहा है, आलू कह रहा है, पोटैटो कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि सबसे पहले उसने माइंड में गोल चीज़ों को बना लिया कि गोल चीज़ जितनी भी होती है सब आलू होती हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्कीमा। बड़ा आगे, विद द प्रोसेस गिविंग अ न्यू इन एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ अन रिजल्टिंग इन द बर्थ ऑफ न्यू स्कीमास। क्लियर भैया, एकोमोडेशन समझ में आ गया होगा। चलिए इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है सर जी, इक्विलिब्रियम को समझाएं, बिल्कुल समझाएंगे। फाइनली यू हैव द आइडिया ऑफ इक्विलिब्रियम यू विच पियाजे बिलीव टू बी द चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू मैकेनिज्म एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। यानी क्या करा जाता है दोस्तों, एक चीज़ है, कौन सी चीज़, एक तो ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, दो चीज़ हैं। अब दोनों बराबर नहीं दिख रही आपको, दोनों बराबर नहीं दिख रही, तो आप लोग क्या करोगे, यानी इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को, इन दोनों में बराबर करना चाहोगे, यानी दोनों को इक्वल करना चाहोगे। और जब इन दोनों के इक्वल नहीं हो पाएगा तो तुम एक नई जाने को अर्जित कर लोगे, जिसे कहते हैं एकोमोडेशन। तो ये जो दोनों वस्तुओं को एक साथ करने वाली प्रक्रिया है, अंत में वो क्या कहलाएगी, आपकी इक्विलिब्रियम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम कहलाएगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया, अच्छे समझ रहे हैं। बड़े आगे, अब देखिए स्टेजेस कैसे कैसे काम करती हैं। सबसे पहले स्कीमा का काम होता है, क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, स्कीमा, दूसरा असिमुलेशन, तीसरा एकोमोडेशन और चौथा आपका इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? यानी सबसे पहले हम यहाँ गए, फिर से यहाँ गए, इसके बाद यहाँ गए, उसके बाद यहाँ गए। क्लियर भैया? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताएं दोस्तों, चलिए स्कीमा यानी आपका प्याजे जी की थ्योरी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगली वीडियो जो होगी दोस्तों वो एमसीक्यूज़ पर होगी, प्याजे के एमसीक्यूज़ पर, या करा दें एमसीक्यूज़? चलिए दोस्तों करा देते हैं, नहीं अभी नहीं यार, फिर थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में बात करेंगे प्रीवियस यानी प्रीवियस एग्जामिनेशन जो होंगे, यानी हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर आएंगे आपके साथ जो एमसीक्यूज़ अगली वाली क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ। हालांकि थोड़ा सा डेमो आपको दिखा दूंगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर बेस्ड होंगे। ओके, चलिए दोस्तों दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको क्या कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों करा देता हूँ, साथ ही साथ में इन क्वेश्चन को भी करा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको कोनो दिक्कत ना ही हो। चलिए बढ़िया। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इट इज स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। यानी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग करता है, ओके, ऑफ द वर्ड संसार से, इट इज स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, किससे जुड़ा हुआ है? तो भैया ये किससे जुड़ा हुआ है? हमारा प्याजे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द 4 डिस्टिंक्ट स्टेज। अरे भैया 4 स्टेजेस की बातें कौन करता है? 4 स्टेज की बातें कौन कर रहा है? प्याजे कर रहे हैं, तो प्याजे की आंसर आ जाएगा, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। यानी आंसर क्या होगा?
प्याजे होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, प्याजे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई। हाउ मेनी सब स्टेजेस आर देयर इन द प्याजे सेंसरी मोटर स्टेज? अच्छा, सेंसरी मोटर स्टेज इसमें नहीं है। सब कितनी है जो सेंसरी मोटर स्टेज हैं? 6 स्टेजेस हैं। कितनी है भाई? 6 स्टेजेस हैं। 6 स्टेजेस ऐसी हैं जो इसके अंतर्गत दिए हैं। ये मैंने शायद आपको बात नहीं बताई, थोड़ा छूट गया, कोई बात नहीं, अगला आपको करा देंगे, परेशान ना हो आप। ठीक है, चलिए बढ़े। एट विच एज आर चिल्ड्रन एबल टू फॉलो विजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट? यानी विजुअल डिस्प्लेसमेंट, देखने वाली चीज़ें। सर जी जब चीज़ें देखने से बच्चा समझता है ना, विजुअल, अरे विजुअल की बात आती है ना दोस्तों, तो जब जब विजुअल की बात आएगी तब आप लोग आंसर क्या करोगे? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या करोगे? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज द राइट आंसर। बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट थिंग्स विद देयर आइज, ईयर्स एंड हैंड्स? सर जी अभी तो आपने बताया था, क्या बताया था कि बच्चा जब थिंक सोचता है कैसे? अपनी आँखों से, कानों से एंड अपने हाथों से। तो ये सेंसरी ऑर्गन है, तो आंसर कौन सा होगा? सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सा होगा भाई? आंसर कौन सा होगा? सेंसरी मोटर स्टेज। इट मीन्स सी, नंबर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम द पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? यानी कौन सी पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है? बड़े क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं दोस्तों, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बातें पियाजे जी ने की है, तो आंसर सही है, ये तो बात सही है। और जो इसमें पूछा है कि कौन सा थ्योरी का, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन कैन नॉट, मतलब कैन नॉट की बात आ रही है दोस्तों, यानी नोट वाली बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे, सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रीडनेस टू द लर्न, मतलब नई चीज़ों को सीखने के लिए सेंसिटिविटी होती है। बिल्कुल बात सही है भाई, ये तो पियाजे ने कहा है। डिस्कवरी लर्निंग, बिल्कुल ये नया खोजकर्ता होता है, छोटा इसको वैज्ञानिक बताया। नीड ऑफ ए वर्बल टीचिंग, नीड ऑफ ए वर्बल टीचिंग की कहीं भी बात नहीं करी, तो यही हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा दोस्तों राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे, स्कीमाज बिल्डिंग occurs एज ए रिजल्ट ऑफ ए मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन। नई इन्फॉर्मेशन हो रही है टू फिट एक्सिस्टिंग स्कीमाज एंड बाई मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमाज एज पर द न्यू इन्फॉर्मेशन, दिस टू प्रोसेस आर नोन एज। ये कौन सी प्रोसेस क्या कहलाती हैं बताइए? कौन सी स्टेज हैं जो इनके अंतर्गत आएंगी? एसिमिलेशन और अडेप्टेशन, अकोमोडेशन एंड एडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम एंड मॉडिफिकेशन, या एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो ये किसके अंतर्गत आएंगी दोस्तों? ये आएंगी आपकी एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के अंतर्गत। ठीक है, यानी नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़े आगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग ओवर्स इन फ्रॉम एडल्ट टू, कौन सी एज में बच्चा, मतलब अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार चिल्ड्रंस थिंकिंग, चिल्ड्रन सोचता है, डिफर्स, अलग सोचता है। किस तरीके से अलग सोचता है एडल्ट से? बताइए कैसे? साइज एंड करेक्टनेस, अमाउंट एंड काइंड एंड अमाउंट, या साइज एंड टाइप? बताइए दोस्तों, जल्दी आंसर करें। तो आंसर आ जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर आएगा वो होएगा, वो डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट। पहले काइंड आएगा। काइंड का मतलब बच्चा बड़ों से अलग तरीके की बातें सोचता है। कैसे ऐसे अलग अलग सोचता है? यानी वो अगर छोटा बच्चा सपने देखेगा ना, तो छोटा बच्चा सपने देखेगा परियों के, रात में परियों को धो रहा था, मैं कागज़ पे बैठा था, वो मुझे उड़ा कर ले गई, ऐसे ऐसे सपने देखेगा। उसने मेरी पेंसिल चुरा ली, या मैंने उसको चांटा मारा, ये वाला। लेकिन जब बच्चा वो बड़ा हो जाएगा ना, 18+ का हो जाएगा, तो वो सपने, तुम पता है, तुम आप लोग जानते हो कैसे देखेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चिल्ड्रंस बिटवीन 2 to 7 ईयर्स इज इन द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कौन सी अवस्था कहा गया है, ये आपको बताना है भैया। 2 से 7 वर्ष की अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या है आपकी? प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी इट इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? बढ़िया, चलें आगे दोस्तों। इसका तो आंसर आपको दिखाई रखा है, इसका आंसर आपको शो हो रहा है।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। सेंसरी मोटर स्टेज किससे जुड़ी हुई है? इमिटेशन, मेमोरी और मेंटल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो इट इज़ द राइट आंसर। क्लियर है भाई? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। चिल्ड्रंस एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड। बिल्कुल मैंने बताया था। किसका है भाई? ये किसका है? ये तो पियाजे का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाई। 4 प्रकार के स्टेजेस का जिक्र कौन करता है? पियाजे करते हैं। बढ़िया आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द पियाजे एंड वाइगोस्की व्यू ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। यानी पियाजे और वाइगोस्की की थॉट को कैसे करेक्टली इमर्ज किया जा सकता है, ये आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थॉट इमर्ज फर्स्ट। वाइगोस्की कहते हैं कि थॉट पहले आती है, एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थॉट इमर्ज फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की क्या होता है दोस्तों? थॉट इमर्ज फर्स्ट। जो थॉट होती है वो पहले आती है। एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। बिल्कुल सही है भाई, ये बात बिल्कुल सही है। यानी पहले ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हालांकि बाकी ऑप्शन भी पढ़ लें वरना दिक्कत होगी। पढ़ लें पहले। बोथ वीव लैंग्वेज आज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स थॉट। चाइल्ड थॉट नहीं, आंसर गलत है। अकॉर्डिंग टू द पियाजे थॉट इमर्ज फर्स्ट। थॉट इमर्ज फर्स्ट नहीं आती, ये आंसर गलत है। आगे देखें। बोथ वीव थॉट एज द इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स लैंग्वेज, ये भी आंसर गलत है। यानी फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर नंबर ए। ठीक है, चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ विदाउट एनी कॉस्ट आपको मिल जाएगी, जिसके लिए आपको जो नंबर ये शो हो रहा है, ये नंबर आप देख रहे हो जो शो हो रहा है, इस नंबर पर आपको क्या करना है? इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग एक छोटा सा काम करके जरूर जाइएगा। क्या काम? वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।